नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में मैं मनीष माल तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे शेर और शेरनी और मेरे काजू कतली, हो जाओ तैयार। और अब आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो राजनीति विज्ञान का अध्याय एक लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों का लेक्चर नंबर 3 है। हम लोग 3 विशेषताएं जान चुके हैं, आज और भी विशेषताएं जानेंगे। लोकतंत्र के खिलाफ तर्क, लोकतंत्र क्यों खराब है वो भी जानेंगे और काफी बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। हमारा आज का लेक्चर नंबर है 3, लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, हमारा अध्याय है। और लेक्चर नंबर 3 में जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारी विशेषताएं। तो विशेषताओं में हम लोग 3 विशेषता तो पढ़ चुके हैं। अब आज जो हमारी है वो 4th विशेषता है। एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों, नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। देखिए, अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं किसी देश की भी सरकार क्या है, लोकतांत्रिक है। देखो, पहली बात तो हम कैसे मान लें कि हमारा देश लोकतांत्रिक है, ठीक है, जहां पे जनता का राज हो। ये पावर हमें किसने दी है? ये पावर हमें दी है संविधान ने। किसने दी है? संविधान। तो लोकतांत्रिक देश की जो पावर है वो हमें किसने दी है? संविधान ने। अब आप पूछोगे सर संविधान क्या होता है? संविधान को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक ऐसी किताब है लॉ की, रूल्स और रेगुलेशन की, जो बेसिक रूल्स है, हमारे मूलभूत क्या है, कानून है, मौलिक कानून है। वो क्या है? आधार है किसी भी कानून को बनाने का, और उसी से क्या है, देश चलता है। सरकार कैसे बनेगी? ये संविधान में लिखा हुआ है। सरकार कानून कैसे बनाएगी? ये संविधान में लिखा हुआ है। आपके 6 मौलिक अधिकार हैं वो संविधान में लिखे हैं। आपकी 11 कर्तव्य हैं वो संविधान में लिखे हैं। तो संविधान क्या है? एक देश को चलाने वाला क्या है? डॉक्यूमेंट है, कंट्री गवर्निंग डॉक्यूमेंट है, जिससे देश चलता है। तो संविधान को हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। और देखो, अब संविधान से रिलेटेड 2-3 बातें मैं आपको बताता हूं। हमारा संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हो चुका था। 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हो चुका था। और इस दिन हम लोग क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। और ये संविधान दिवस कब से मनाने लगे हैं? 2015 से मनाने लगे। 2015 से मनाने लगे, ठीक है। 2015 में जब सरकार आई तो उन्होंने ये बोला कि हम लोग हर 26 नवंबर को क्या मनाएंगे? संविधान दिवस मनाएंगे। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? हमारा जो संविधान बना हुआ था वो लागू हो गया था, ठीक है। उस दिन से देश में क्या सारी बातें संविधान के अनुसार मानना लोगों ने शुरू कर दिया था। जो देश चलना है वो संविधान के अनुसार चलना शुरू हो गया था। इतने दिनों तक तो अंग्रेजों के हिसाब से चल रहा था, उससे पहले राजा रानियों के हिसाब से चल रहा था, अब संविधान के हिसाब से चल रहा था। तो ये संविधान जो लागू हुआ उस दिन हम लोग क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक है। अब हमारे संविधान को बनने में कितना समय लगा? हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे बेटा, ठीक है। कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन हमारे संविधान को बनने में लगे। तो और हमारे संविधान का जो जनक कहा जाता है, हमारे संविधान का जो पिता कहा जाता है, वो किसे कहा जाता है? बाबा साहब अम्बेडकर को कहा जाता है। बाबा साहेब अम्बेडकर को कहा जाता है। ओके, तो बाबा साहब अम्बेडकर को क्या है? हम संविधान का निर्माता या संविधान का जनक या संविधान का पिता कहते हैं, क्योंकि ये संविधान सभा में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे इंसान थे और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने हमारे संविधान को बनाने में करी है, निभाई है। तो इसलिए हम बाबा साहब अम्बेडकर को क्या है? संविधान निर्माता कहे जाते हैं। संविधान से जुड़ी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपके काम आ सकती है, वो सारी बातें मैंने आपको बता दी। तो संविधान क्या है? एक ऐसा दस्तावेज होता है जो देश को कैसे चलाना है वो सारी बातें बताता है। सरकार कैसे बनेगी, सरकार कैसी होनी चाहिए, कैसी नहीं होनी चाहिए, सारी बातें हमारे संविधान में लिखी हुई। तो जो लोकतांत्रिक सरकार होती है, जो चुनावों के द्वारा, जनता के द्वारा चुनकर आई है, ठीक है। और ये बात भी किसने कही है? संविधान ने कही। तो जो जनता के द्वारा सरकार चुनकर आई लोकतांत्रिक सरकार है, वो संवैधानिक कानूनों मतलब जो बात संविधान में लिखी हुई है उन कानूनों को भी मानेगी और नागरिक अधिकारों को। और हर संविधान क्या होता है? अपने देश के लोगों को कुछ अधिकार देता है, ठीक है। तो वो नागरिकों के अधिकारों को भी क्या करेगी? द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। अब क्या होता है? देखो, देश है ना, देश 2 चीजों से चलाया जाता है। सरकार देश को 2 चीजों से चलाती है। पहली जो चीज है वो तो संविधान है। भाई, संविधान से ऊपर कोई नहीं जा सकता। संविधान देश के लिए एक राष्ट्रीय ग्रंथ होता है, पवित्र ग्रंथ होता है, ठीक है। अभी कुछ दिनों पहले एक हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर हुए, उन्होंने यही बात कही कि भारत का संविधान पवित्र ग्रंथ है, ठीक है। तो संविधान क्या है? संविधान सर्वोच्च है, संविधान से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। तो संविधान के अनुसार पहला तो क्या है? सरकार को जो भी काम करना है उस संविधान के अनुसार करना। दूसरा बात, लोगों की इच्छा के अनुसार। किसकी इच्छा होनी चाहिए? लोगों की। लोग क्या चाहते हैं,
ठीक है, लोग क्या चाहते हैं उस इच्छा के अनुसार क्या है लोगों को सरकारें क्या करती हैं, काम करती है। अब देखो जैसे कि अब क्या होता है, अब जो लोग हैं, लोग भी क्या चाहेंगे कि संविधान के अनुसार ही काम हो, क्योंकि संविधान तो सबके लिए है और सभी के हिसाब से संविधान देश को चला रहा है। तो क्या होता है, सरकार जो भी काम करती है वो संवैधानिक कानूनों और नागरिक के अधिकारों को देखकर ही करती है कि भाई कोई भी ऐसा काम ना हो जिससे संविधान से हम पार चले जाए या नागरिकों के अधिकारों का क्या है उल्लंघन हो जाए। तो ऐसा काम क्या है सरकार नहीं करती है। तो एक लक्ष्मण रेखा क्या है संविधान ने खींची हुई है कि इससे बाहर जाकर के किसी भी सरकार को क्या है कोई काम नहीं करना है। तो यही क्या है कि लोकतांत्रिक सरकार की एक और विशेषता होती है कि वो संवैधानिक कानूनों को मानती है, वो क्या है नागरिकों के अधिकारों को मानती है। हमने पाकिस्तान के परवेज मुशर्रफ का पढ़ा, स्टोरी हम लोगों ने पढ़ी, क्या वो संविधान को मान रहे, उन्होंने संविधान को बदल डाला, बोले मैं ही राष्ट्रपति बन जाऊंगा, उन्होंने संविधान को बदल डाला, तो वो लोकतांत्रिक नहीं। ठीक है, चाइना अपने संविधान में बिल्कुल ऐसा बदलाव कर देता है जिससे कि क्या होता है कि सिर्फ वह राष्ट्रपति बने, एक ही पार्टी के लोग राष्ट्रपति बने, तो वो लोकतांत्रिक सरकार हम नहीं मान सकते हैं। पर हमारे देश में क्या है, जो देश चल रहा है उस लोकतंत्र संविधान के अनुसार चलता है और लोकतांत्रिक जो सरकार है वो संविधान के अनुसार ही काम करती है। ये जैसे देखो कि ये क्या है, एक कानून की किताब है और ये जज साहब का ऑर्डर 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 वाला हैमर है। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें देखो अब क्या है, अब जो हम लोग पॉइंट्स पढ़ रहे हैं ना वो क्या है, जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है उसका पूरा रिवीजन है कि लोकतंत्र एक्चुअल में है क्या। तो सबसे पहला पॉइंट है, लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं। भैया जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होंगे, जितने भी प्रमुख फैसले होंगे वो कौन करेगा, जिन लोगों को, जिन शासकों को हम लोगों ने चुना है। देखो हम लोगों ने क्या कहा था कि अंतिम निर्णय वही लोग करने चाहिए जिनको हम लोग चुन रहे हैं। भैया हम लोगों ने क्या करा है, सांसद को चुना है, हमने सांसद को चुना है जो संसद में जाकर के बैठता है। ठीक है, अब इन ही सांसदों में से क्या है, एक जना क्या बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। भाई जिनको हमने चुना उन्हीं में से तो प्रधानमंत्री बन रहा है, उन्हीं में से तो क्या है प्रधानमंत्री बन रहा है, और प्रधानमंत्री जो बन रहा है वो इन्हीं में से किसी ना किसी को क्या कर रहा है, मंत्री बना रहा है। तो भैया जो फैसले हम लोगों के लिए ले रहे हैं वो लोग क्या है, ये जो शासक है हमारे देश के, ये क्या है जनता के द्वारा चुने गए शासक हैं। कैसे हैं, जनता के द्वारा चुने गए शासक हैं। तो सारे प्रमुख फैसले हमारे देश में कौन लेते हैं, प्रधानमंत्री जी लेते हैं, उनका जो मंत्रिमंडल है वो लेता है। तो शासक जिसको लोगों ने चुना है उसके हाथ में क्या होना चाहिए, अंतिम फैसला होना चाहिए। चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहे तो मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं। देखो चुनाव से क्या होता है, निष्पक्ष अवसर मिलता है, हमें बिल्कुल निष्पक्ष अवसर मिलता है कि भाई हम लोग क्या है, आज मोदी जी अच्छा काम नहीं करे, हम मोदी जी को हटा सकते हैं, फिर और कोई आएगा अगर वो अच्छा काम नहीं करेगा हम उसको भी हटा देंगे। तो हमारे पास क्या निष्पक्ष अवसर है, कोई भेदभाव नहीं है, हम चाहे जितनी बार शासकों को बदल सकते हैं। ये विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हो। अब पर शर्त क्या है, ये सबको मिले। भाई कल को मैं राजनीति करना चाहता हूं, मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, क्या बनाओगे क्या, मुझे बना देना यार ठीक है। तो अगर मैं बनना चाहता हूं तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, मुझे अवसर मिलना चाहिए, क्या हो कि मैं चुनाव लड़ सकूं, मैं इलेक्शंस क्या है कंटेक्ट कर सकूं, तो मुझे अपॉर्चुनिटी, मुझे अवसर क्या है मिलना चाहिए। अगर मान लो कि भाई हमारे देश में भी ऐसा हो जाए, नहीं नहीं भाई साहब इस पार्टी के लोग ही चुनाव लड़ेंगे, या ये एक ही आदमी क्या इतने सालों तक प्रधानमंत्री बनकर रहेगा, राष्ट्रपति बनकर रहेगा, तो क्या सबको अवसर मिला, क्या सबको अपॉर्चुनिटी मिली, क्या नहीं मिली। इसलिए हमें क्या है, सबको अवसर मिलना चाहिए। और इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय से बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए काम करती है। और क्या करें, जो संविधान बना हुआ है हमारे देश का उसको मानते हुए, उसकी जो बुनियादी बातें, जो उसकी बेसिक बातें हैं, मूलभूत बातें हैं, उनको मानते हुए, उन कानूनों को मानते हुए क्या देश को चलाए, ऐसी सरकार ही क्या होती है, लोकतांत्रिक सरकार होती है। और वही क्या है, लोकतंत्र सफल होता है। तो लोकतंत्र के क्या है, हमने एक बार पूरा रिवीजन देख लिया कि लोकतंत्र में क्या क्या विशेषताएं होती है। और एक वोट और एक वैल्यू, ठीक है, एक वोट और एक वैल्यू, ये जब हम लोग संविधान वाला अध्याय 2 पढ़ेंगे तब और भी आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर होगा। पर एक बात आप यहाँ पे समझ लीजिएगा कि हमारे संविधान ने ये बात कही है, वन मैन वन वोट, वन मैन वन वोट वन वैल्यू। मतलब क्या है इसका, देखो बोला गया वन मैन मतलब एक इंसान का एक वोट। भाई आज ऐसा नहीं मैं 5 वोट डाल करके आ जाऊं, एक इंसान का एक वोट और एक वोट की एक वैल्यू। मैं वोट डालकर आऊंगा तो भी उसको एक ही काउंट होगा, देश का राष्ट्रपति डालेगा तो भी एक ही काउंट होगा, देश की पिछड़ी जाति का डालेगा तो भी एक ही काउंट होगा, देश की अगड़ी जाति का डालेगा तो भी एक ही काउंट होगा, महिला डालेगी तो भी एक ही है, और पुरुष डालेगा तो भी एक ही। वन मैन वन वोट वन वैल्यू। अब आप ऐसा मत बोलना सर यहाँ पर तो मैं नहीं लिखा है, वो मैं नहीं लिखा है, ठीक है, तो वो 1% मान लो आप, 1% वन वोट वन वैल्यू होते हैं। अब आ जाते हैं लोकतंत्र के खिलाफ कुछ तर्क है।
कुछ लोगों का क्या है, देखो अब आप कहीं पर भी होते हो ना तो पक्ष विपक्ष चलता रहता है, ठीक है। अगर कोई आपके पक्ष में है तो कोई आपके क्या होगा, विपक्ष में होगा। तो अब होता क्या है कि लोकतंत्र के भी कुछ लोग ऐसे हैं जो विपक्ष में, वो चाहते ही नहीं है कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र की कमियां गिना रहे हैं। और देखो हम लोग कमियां हमेशा इसलिए भी नहीं गिनाते हैं कि भैया क्या हो, लोकतंत्र हटा देना चाहिए। हम ये चाहते हैं जो लोकतंत्र है ना वो आदर्श बने, आइडल बने। जो हमारे लोकतंत्र में कमियां हैं उनको और सुधार दिया जाए, इसलिए क्या है दुनिया के लिए वो मिसाल बन करके सामने आए कि हाँ यार लोकतंत्र हो तो भारत है जैसा। एक बात और जीवन में हमेशा याद रखना कि सबसे पुराना लोकतंत्र अगर किसी देश का है तो संयुक्त राज्य अमेरिका का है, ठीक है। और सबसे बड़ा लोकतंत्र अगर किसी देश का है तो वो भारत का, ठीक है। और भारत का लोकतंत्र सच में बहुत अच्छा है, भारत का संविधान बहुत अच्छा है, भारत की व्यवस्था बहुत अच्छी है। काफी देशों से हमारे बेहतरीन व्यवस्था हम लोगों ने अपना रखी है। अब देखो लोकतंत्र के खिलाफ जो तर्क देते हैं उनके क्या क्या तर्क है। लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा हो जाती है। अस्थिरता का मतलब क्या होता है, देखो इसे इंग्लिश में इनस्टेबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, इनस्टेबिलिटी। इनस्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है भाई, देखो पहले मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, अब मोदी जी हट जाएंगे फिर और कोई प्रधानमंत्री बन जाए। तो क्या होता है, जैसे मान लो मोदी जी को मनमोहन सिंह जी की कुछ पॉलिसियां पसंद नहीं है, उन्होंने हटा दिया। फिर जो कोई प्रधानमंत्री बना उनको मोदी जी की पॉलिसी पसंद नहीं है, फिर उनको हटा दी। और कोई प्रधानमंत्री वो बना उसको उसकी पॉलिसी पसंद नहीं है तो वो हटा देगा। इससे क्या होता है, अस्थिरता आती है, स्थिर नहीं रहता, कोई चीज फिक्स नहीं रहती है। क्या होता है, पॉलिटिकली इनस्टेबल होता है, कभी ये सरकार कभी वो सरकार, कभी ये सरकार कभी वो सरकार, कभी इसने ये पॉलिसी हटाई उसने वो पॉलिसी लागू कर दी, उसने ये पॉलिसी बनाई उसने वो पॉलिसी लागू कर दी। तो इस प्रकार से क्या आ जाती है, अस्थिरता आ जाती है। पर जहां पर क्या है, एक ही शासक राज कर रहा है, जैसे मान लो चीन में है, चीन में जो राष्ट्रपति है वो कहता था 20 साल तक मुझे कोई भी नहीं हटाएगा, ठीक है। और 20 साल तक क्या है, वही सुप्रीम है, उसी की सारी बातें मानी जाएगी और जब वो चाहेगा वही पॉलिसी लागू कर देगा, ठीक है। तो इनस्टेबिलिटी आएगी नहीं, अस्थिरता आएगी नहीं। तो लोकतंत्र के खिलाफ ये तर्क दिया जाता है कि नेता जब बदल जाते हैं तो क्या है, नीतियों को, पॉलिसियों को, कानूनों को बदल देते हैं और उससे क्या है, अस्थिरता आ जाती है पॉलिटिक्स में, कभी ये सरकार कभी वो सरकार। पहला जो नेगेटिव पॉइंट है लोकतंत्र का वो ये था। दूसरा, लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है। ये क्या कहना चाहता है कि लोकतंत्र का मतलब क्या है, राजनीतिक लड़ाई, लोगों के लिए सिर्फ एक पॉलिटिकल फाइटिंग है, भैया मैं जीत जाऊं। और क्या है, सत्ता का खेल है। सत्ता क्या है, सरकार बनाने का खेल है बस, और उनको कुछ नहीं है। यहां नैतिकता की कोई जगह नहीं होती, यहां पे किसी में मोरल वैल्यूज नहीं है। शाम दाम दंड भेद कुछ भी लगा करके क्या है, हमारी सरकार बननी चाहिए। सामने वाले को मारना पड़े मारो, सामने वाले को खरीदना पड़े खरीदो, वोटर को खरीदना पड़े खरीदो, उसको शराब पिलानी पड़े शराब पिलाओ, उसको खाना खिलाना खाना खिलाओ, उसको पैसे देने पैसे दो। साम दाम दंड भेद सारी चीज इस्तेमाल करके क्या है, सिर्फ और सिर्फ सरकार बनाना चाहते हैं, सत्ता अपने हाथों में लेना चाहते हैं। यही क्या है, लोकतंत्र का मूल मकसद है। जो राजनीतिक पार्टी है उनका, उनमें कोई नैतिकता नहीं है, उनमें नैतिकता मतलब मोरल वैल्यूज नहीं है। यार ये गरीब है, इसका सच में विकास होना चाहिए। वो काम किसी जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो अपनी कुर्सी पाने के लिए काम कर रहे हैं, वो अपने जो मकान है उनको भरने के लिए काम कर रहे हैं, खूब पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं। ये क्या है, सेकंड जो नेगेटिव पॉइंट है लोकतंत्र का। तीसरा, लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। अब देखो क्या होता है भाई, लोकतांत्रिक देश है। अब लोकतांत्रिक देश में क्या होता है कि भैया हम इतने लोग, पहली बात तो जब चुनाव कराते हैं तभी बहुत खर्चा हो जाता है। उसके बाद भी क्या है भाई, संसद में जाते हैं तो संसद में भी हमारे 545 तो लोकसभा में, 245 राज्यसभा में, इतने मेंबर्स, उसके बाद राष्ट्रपति साहब को साइन कराओ। तो हमारा जो प्रोसीजर होता है कानून बनाने का लोकतांत्रिक देश में वो बहुत बड़ा होता है। उसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम आ गई कानून बनने के बाद तो न्यायपालिका में भी जा सकते हैं, और न्यायपालिका ने भी कुछ बोल दिया तो ठीक है, उसके बाद क्या है, लोग सड़कों पर उतर जाते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा तो सुप्रीम तो जनता ही है ना भैया, सुप्रीम तो जनता ही है लोकतंत्र में। तो जनता जब सड़कों पर उतर जाती है तो सरकार थोड़ी सी शक्ति में आ जाती है। सरकार कहती है कि ठीक है भैया, हम लोग वापस इस कानून को लेते हैं, कानून को हम फिर से सुधारने की कोशिश करते हैं। तो हर फैसलों में क्या है, धीरे धीरे देरी हो जाती है। चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता नहीं होता है, इसके चलते खराब फैसले होते हैं। अब देखो, नेताओं को पता नहीं है जनता के लिए क्या बढ़िया है क्या बढ़िया नहीं है। वो क्या सिर्फ और सिर्फ ऐसे फैसले लेते हैं जिनसे उनकी क्या है, सरकार बची रहे, जिनसे उनकी क्या है, सरकार बची रहनी चाहिए। उनको कोई मतलब नहीं है कि जनता के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। अगर कुछ नहीं जाना चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ हमारी सरकार नहीं जानी चाहिए, हमारी सत्ता नहीं जानी चाहिए। यही क्या होता है, मूल मकसद होता है जो राजनीतिक पार्टियां सरकार बनाती है। अब आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा
लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। अब लोकतंत्र में क्या है, चुनावी जो लड़ाई है पर देखो कितना बड़ा घमासान है। एक तो पहले तो आयोजन कराना, इतने पोलिंग बूथ लाना, इतने वोटिंग मशीन्स लाना और करना, उसके अलावा जो राजनीतिक पार्टियां खर्चा करती है, उसको खरीद रही है, उसको खरीद रही है, उसको पैसा दे रही है, उसको शराब पिला रही है, उसको खाना दे खिला रही है, उसके घर पे लड्डू भेज रही है, उसके घर पे कोल्ड ड्रिंक भेज रही है। जो इतना पैसा खर्च होता है हमारे चुनावों में, ये बहुत क्या है, बहुत ज्यादा खर्चीला है। हम कहते हैं ना यार 25 साल तक ये आदमी प्रधानमंत्री, ये आदमी राष्ट्रपति, या ये लोग मंत्री बनेंगे, इनमें से कोई मर गया बीच में तो हम लोग चेंज कर देंगे, तो वो क्या है, खर्चा बच जाएगा। तो खर्चीले तो क्या है, बहुत ज्यादा है। और इसी कारण क्या होता है, इसमें भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। अब भ्रष्टाचार कैसे बढ़ता है, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे मान लो कि मैं कल को इलेक्शन फाइट करता हूँ, मुझे इलेक्शन लड़ना है। अब मेरे क्या है भाई, मुझे पता है मेरे पास पैसा तो है नहीं। अब पैसा नहीं है तो क्या, पर मुझे पता है चुनाव में बिना पैसों के जीत नहीं सकता। तो मुझे पता था भाई कम से कम क्या है, 50 लाख रुपए तो मेरे पास होने चाहिए, 50 लाख रुपए मेरे पास होने चाहिए। अब ये 50 लाख रुपए क्या है, मैंने किसी ना किसी से उधार लिए, और मान लो मैंने लोगों को खरीद के कैसे भी करके मैं क्या हो गया, मैं जीत गया और मैं सांसद बन गया। मान लो जो सांसद बनना था वो सांसद बन गया। और जब सांसद में बना, और सांसद बनने के बाद जब भाई मेरी लोकप्रियता देखी कि हो मनीष सर तो पढ़ाते हैं बच्चों को, तो लोगों के लिए मॉडल है मनीष सर, तो मनीष सर को तो क्या करना चाहिए, मंत्री बनाना चाहिए, मनीष सर को तो शिक्षा मंत्री बनाना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी ने मुझे क्या करा, शिक्षा मंत्री बना दिया कि मनीष सर को तो क्या होगी, अच्छी खासी नॉलेज होगी। तो मुझे क्या करा, जब शिक्षा मंत्री बना दिया, पर मेरे तो 50 लाख का कर्जा सिर पर है मेरे तो क्या है, 50 लाख का कर्जा सिर पर है। तो अब क्या होगा, 50 लाख का कर्जा उतारने के लिए मैं क्या करूंगा, भ्रष्टाचार करूंगा। कोई मेरे पास आया कि सर ये काम एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ आप करवा दो, मैंने बोला करवा देंगे, दे दो 1 करोड़ रुपए। क्या करो, दे दो भैया 1 करोड़ रुपए। बोले ठीक है सर 1 करोड़ रुपए दे देंगे, कोई बात नहीं है। 1 करोड़ रुपए दिए, क्यों लिए मैंने, क्योंकि मैंने यहाँ ऊपर से खर्चा कर करके आ रहा हूं, इसलिए मैंने 1 करोड़ रुपए लिए। 1 करोड़ रुपए लिए मैंने उसको दे दिए, जिससे मैंने उधार लेकर के 50 लाख रुपए लिए थे, मैंने उसको दे दी। और फिर ऐसा करते करते जो भी मेरे सारी इच्छा है ना, वो सारी मैं पूरी कर लूंगा। कैसे, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार से। तो क्या होता है, जब हम इतना खर्चा कर देते हैं तो फिर क्या हो जाता है, भ्रष्टाचार ही एक रास्ता बचता है नेताओं के पास, जिससे कि वो अपनी इच्छाओं को और अपनी जो पूरी आवश्यकता है उनको पूरी कर सकते हैं। तो ये क्या है, तरीका है। यहां तक की बात तो अगर सत्य होती है तो बहुत बढ़िया बात है। वैसे भ्रष्टाचार का तो हमारा विचार नहीं है करने का, ठीक है। सामान्य लोगों को पता नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज अच्छी है और क्या चीज बुरी है, इसलिए उन्हें किसी चीज का फैसला नहीं करना चाहिए। देखो अब क्या होता है, अब सामान्य लोग हैं, आप हो मैं हूं भाई, हमारी क्या परेशानियां हैं वो नेताओं को नहीं पता है, नेताओं को नहीं पता। जैसे मैं आपको आज उदाहरण देता हूं भाई, हम लोगों की क्या परेशानी है, सीधा प्रधानमंत्री मोदी जी को थोड़ी पता हुई, हाँ नहीं पता। या हमारे, मैं कहता हूं हमारे एरिया का जो सांसद है ना, उसको भी सही से नहीं पता हम लोगों की क्या क्या परेशानी है। जब उन लोगों को हमारी परेशानियां नहीं पता है तो वो कैसे जाकर के आगे दिल्ली में जाकर के या प्रधानमंत्री के सामने, मंत्रिमंडल के सामने कह सकते कि हमारी परेशानी। तो उन लोगों को हमारा फैसला लेना ही नहीं चाहिए जब उनको हमारी परेशानी ही नहीं पता। भाई समाधान तो तब आएगा ना जब समस्या का पता चलेगा। हाँ, आप मुझे कहो सर मुझे सॉल्यूशन बताओ, सॉल्यूशन बताओ। अरे भाई किस बात का सॉल्यूशन बताओ, प्रॉब्लम तो बता। तो प्रॉब्लम पता चलेगी तभी तो सॉल्यूशन आएगा। तो इसीलिए अगर लोगों को, नेताओं को हमारी समस्याओं का ही नहीं पता है तो समाधान कहां से निकालेंगे। लोकतंत्र में जल्दी जल्दी नेतृत्व परिवर्तन होता है, कई बार बड़े फैसले और सरकार की कार्यकुशलता पर भी इसका बुरा असर होता है। अब क्या होता है, नेतृत्व का जो परिवर्तन है, जो सरकार है वो हम वैसे 5 साल में बदलते हैं। 5 साल का वैसे जो पीरियड है ना बेटा, ये बहुत लंबा समय है, मैं इसको छोटा नहीं मानता। 5 साल में हम लोग बहुत कुछ चाहे तो सरकारें कर सकती है। तो 5 साल का जो समय है ना, ये बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा खासा समय। पर फिर भी कहते हैं कि 5 साल में मान लो नेता बदल जाते हैं और करते हैं, तो क्या करते हैं, जो फैसले लेते हैं बहुत जल्दी जल्दी ले लेते हैं। अरे यार अगले 5 साल बाद मुझे जीतना है, फिर से चुनाव जीतना है, फिर से सरकार बनानी, ये फैसला करो वो फैसला करो। जब ये बड़े बड़े फैसले क्या है, जल्दबाजी में कर लेते हैं, जो बड़े बड़े फैसले जल्दबाजी में कर लेते हैं, तो सरकार की कार्यकुशलता, जो सरकार का काम करने का तरीका है, जो सरकार का एक्सपर्टाइजेशन है, जो सरकार की स्पेशलाइजेशन है, उस पर भी क्या है, सवाल खड़ा हो जाता है कि भाई सरकार तो अच्छा काम कर ही नहीं सकती, क्योंकि बड़ा फैसला जल्दबाजी में लिया और जल्दी का काम शैतान का होता है। और जल्दी जब करते हैं तो हम लोग क्या होता है, परेशानी हो जाती है। अब देखो लोकतंत्र के खिलाफ में तर्क में आप एक बात देखो, अगर देरी से काम हो रहा है तो भी परेशानी है और जल्दी से काम होता है तो भी परेशानी है, ठीक है। तो ये क्या है, लोकतंत्र की कुछ ऐसे विपक्ष लोगों के पॉइंट है जो कहते हैं कि लोकतंत्र इसलिए खराब है और बाकी दूसरी व्यवस्थाएं अच्छी है। पर एक बात हमेशा याद रखिएगा कि लोकतंत्र में हो सकता है कुछ कमियां हो, ठीक है, पर लोकतंत्र
बाकी व्यवस्थाओं से 100 गुना बेहतर है। ठीक है, और मैं एक बात बार बार मैं कहता हूं, लोकतंत्र जनता की व्यवस्था है, और अगर व्यवस्था जनता की है तो इस व्यवस्था को सुधार भी सिर्फ और सिर्फ जनता ही सकती है। आप नेताओं से, आप सरकारों से उम्मीद मत करा करो ना यार। आप व्यवस्था ही ऐसी हो, लोकतंत्र जनता की व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर जो भी सुधार लाना चाहते हो वो आप ही ला सकते हो। आप अच्छे नेताओं को चुन करके वहां भेजो, आप अच्छे लोगों को वहां पर चुन करके भेजो, आप चुनावों में उतरो। ठीक है, आप ऐसी व्यवस्था बनाओ जिससे कि लोग क्या करें, करप्शन ना करें। और मैं हर बार कहते हैं भ्रष्टाचार हो रहा है, अरे भाई भ्रष्टाचार कर कौन रहा है, हम लोग ही तो कर रहे हैं। अरे मेरी बहन का एडमिशन करवा दो उस बड़ी स्कूल में, हाँ करवा देंगे, 30 लाख रुपए लगे, हाँ कोई बात नहीं मैं दे दूंगा। तो भाई बहन का एडमिशन तो तू वैसे भी करवा ले, और उसी स्कूल में नहीं तो और किसी स्कूल में करवा ले, पर 30 लाख रुपए किसने दिए, मैंने दिए हैं। तो भ्रष्टाचार किसने फैलाया, मैंने फैलाया। और फिर मीडिया के सामने खड़ा होकर मैं कहता हूं हमारे देश में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है, भारत ऐसा भारत वैसा, भारत में भ्रष्टाचार बढ़ गया है, नेताएं सरकारें जब देश को लूट रही है। क्या मतलब ऐसे भाषण देने का? भ्रष्टाचार तो मैंने फैलाया ना यार, हाँ भ्रष्टाचार तो हम लोग फैला रहे हैं। हमारा काम जल्दी से हो जाए इसलिए हम लोग पैसा आगे सड़का देते हैं, फिर आप कहते हो सरकारी लोग है ना टेबल के नीचे से पैसा ले लेते। आप दे क्यों रहे हो? आप दो ही मत ना, काम अगर 7 दिन में नहीं हो रहा तो महीने भर में हो जाएगा, कोई बात नहीं। शुरुआत आपसे ही करनी पड़ेगी। और बहुत सी बार क्या होता है, लोग समाज को सुधारने निकलते हैं, मैं करप्शन मुक्त भारत बनाऊंगा, मैं ऐसा भारत बनाऊंगा। मैं एक बात हमेशा कहता हूं, मेरी सोच है और मेरे फादर ने हमें एक बात हमेशा सिखाई है, और वो यही कहते हैं कि अगर आपको समाज को बदलना है ना, आप सबसे पहले खुद को बदलो, आप खुद में परिवर्तन लाओ। आप ऐसे इंसान बनो जो कि लोग देखना चाहते हैं, आप ऐसे बनो, फिर आप अपने परिवार को वैसा बनाओ। और जब एक एक परिवार अच्छा होता जाएगा ना तो समाज खुद पे खुद ही सुधर जाएगा। तो शुरुआत आपसे होनी चाहिए। और जब बात हम लोकतंत्र की करते हैं तो वहां पे तो 100 एंड नहीं 1000% शुरुआत आपसे ही होनी चाहिए। तो शुरुआत करिए साहब, और आगे फिर कारवां खुद पे खुद बढ़ता जाएगा। अब देखो, अब आ जाते हैं कार्टून पे। ये कार्टून जो मिलेगा आपको पेज नंबर 9 पे मिलेगा। यहां पर क्या है, आपको जो चाइना का एक कार्टून दिखाया गया है, उसमें क्या करा गया है कि कुछ कंपनियां जो है जैसे याहू हो गई, गूगल हो गई, उन कंपनियों पे जो चाइना की सरकार है उनको बंदिश लगा दी है, उनको रोक लगा दी है। तो पढ़ते हैं इसको, चीनी सरकार ने गूगल और याहू जैसी लोकप्रिय वेबसाइटों पर बंदिश लगाकर इंटरनेट पर सूचना के मुफ्त प्रवाह को रोक दिया। इस कार्टून में इसी पर टिप्पणी की गई। टैंक और निहत्थे छात्र की तस्वीर पाठक को चीन के हाल के इतिहास की एक अन्य बड़ी घटना की याद दिलाती है। देखो अब क्या कहना चाहते हैं, ये जो आपको टैंकर दिख रहे हैं, जो मिलिट्री के टैंकर दिख रहे हैं, और आप किताब में देखिएगा अच्छे से, यहाँ पे आपको याहू देखने को मिलेगा, गूगल देखने को मिलेगा, ये लिखा। और ये जो सामने जो खड़ा है ये एक विद्यार्थी है, एक युवा विद्यार्थी है। तो चीन कितना अत्याचार लोगों पे किया है उस घटना आपको मैं बताऊंगा। और एक यूट्यूब पे है आशुतोष राणा जी करके हैं, बहुत बड़े कलाकार रहे हैं, और उन्होंने कुछ 2-3 पंक्तियां कही, मुझे वो याद आती है। वो कहते हैं कि वो अशुद्ध था वो बर्बर था, कौन? चीन। वो अशुद्ध था वो बर्बर था, हमने उसको शुद्ध किया और हमने उसको बुद्ध दिया और उसने हमको युद्ध दिया। तो चाइना ऐसा है, वो बर्बर था, उसमें कुछ भी नहीं था, हमने उसको शुद्ध कराया। हमने तो बुद्ध, भगवान बुद्ध दे करके उनका जीवन सफल बनाया। तो इसलिए क्या है, वो बहुत बर्बर है। उसकी एक घटना क्या है, वो घटना आपको मैं बताता हूं। घटना ये है, वह घटना क्या थी उसके बारे में अन्य ब्यौरे जुटाओ। तो टियाननमेन चौक एक चाइना की जगह 1989 में क्या गया, जनसंहार क्या है, लोगों को मारा गया, बहुत बुरी तरीके से मारा गया। आप कहते हो ना कि भाई लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की शक्ति क्या है, ठीक है, और लोकतंत्र देखना, जहां पे लोकतंत्र नहीं है ना वहां पे क्या स्थिति होती है। यह घटना एक खूनी सैनिक अभियान के दौरान, देखो खूनी सैनिक अभियान, खून बहा है, सैनिकों का नहीं बहा, जनता का बहा है। खूनी सैनिक अभियान के दौरान चीनी सैनिकों द्वारा अपने ही सैकड़ों निहत्थे, जिनके पास कोई हथियार नहीं थे, नागरिकों की गोलियों तथा तोपों द्वारा हत्या की जाने को गवाह है। तो टियाननमेन चौक में क्या हुआ, यह कहानी है कि कुछ युवा लोग, कुछ विद्यार्थी क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे सरकार का, उनके खिलाफ आवाज उठा रहे थे। सरकार ने आवाज दबाने के लिए क्या कर दिया, अपने ही सैनिकों से उन पर गोलियां चलवा दी, उन पर तोपें चलवा दी। और यह खबर विदेशों में ना जाए, यह खबर दुनिया में ना जाए, यह अंतरराष्ट्रीय संगठनों में नहीं जाए, इसलिए क्या करा, याहू को बंद करवा दिया, गूगल को बंद करवा दिया, ठीक है। तो चाइना क्या कर रहा है, वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर भी अपनी जो बुराइयां हैं वो नहीं आने दे रहा।
यह अभियान बीजिंग के तियाननमेन चौक पर लोकतंत्र समर्थक लोगों की आवाज को दबाने के लिए किया गया। तो बीजिंग वहां की राजधानी है, वहां की एक जगह है तियाननमेन चौक, वहां पे जो लोकतंत्र के समर्थक है उन लोगों की आवाज को दबाने के लिए सरकार ने यह काम करा है। अचानक विभिन्न दिशाओं से टैंक ने चौक में प्रवेश किया तथा निहत्थे प्रदर्शनकारियों खासकर छात्रों पे, छात्र आप भी छात्र हो, मैं भी छात्र हूं और जीवन भर हम छात्र हैं, हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, तो छात्रों पे गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। ये देखो, ये है चीन की बर्बरता। चीन किस प्रकार से अत्याचार लोगों पे करता है वो देखो आप, कि उन्होंने क्या करा, प्रदर्शनकारियों पे गोलियां चलाना शुरू कर दिया। छात्र पिछले 7 सप्ताहों से अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। 7 सप्ताहों का मतलब है लगभग 1.5 महीने से ज्यादा। 1.5 महीने से ज्यादा क्या है, छात्र अपनी मांग लेकर सरकार के पास खड़े थे। उनका कहना था कि जब तक उनकी लोकतांत्रिक सुधारों की मांग मान नहीं लाई जाएगी तब तक वे चौक में जमे रहेंगे। उन्होंने कहा जब तक हमारी जो लोकतांत्रिक सरकारों की मांग है, जो लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक डिमांड हमारी है, वो अगर नहीं मानेगी सरकार, जब तक हम चौक से नहीं हटेंगे, चौक पे चक्का जाम कर करके हम लोग बैठे रहेंगे। कई विश्व नेताओं द्वारा इस बर्बर घटना की निंदा की गई, पर बाद में जैसे जैसे क्या होता है भाई, खबरें ना आग की तरह फैलती, कैसा ना भी कैसे फैलो, पर फैलती तो है ही। और जब फैली तो दुनिया के विश्व के बड़े बड़े नेताओं ने, देशों ने उसकी बहुत बुराई करी, निंदा करी, और सच में ये गलत कार्य चीन के द्वारा किया गया। अब एक और कार्टून है, इस कार्टून को आप देखना। ये एक क्या है, ब्राजील के तानाशाह का कार्टून दिखाया गया है। तानाशाह हम पढ़ चुके हैं, राजतंत्री सरकार, तानाशाही सरकार। तो तानाशाह सरकार में दिखा रहा है कि देखो भाई, मैं सबके सामने तो बहुत अच्छा हूं, पर अंदर मेरे क्या है, डेविल है, भूत है, मैं जानवर हूं अंदर से। वही चीज ये दर्शाना चाहता है। इस कार्टून में किस छुपे पहलू को उजागर किया गया है। एक तानाशाह दिखता तो सामान्य आदमी की तरह ही है, किंतु उसके कार्य बहुत भयंकर होते हैं, बहुत डेंजर काम होते हैं। ये दिखता हमारी तरह ही है भाई, हिटलर भी इंसान ही था, पर उसके काम बहुत खतरनाक थे। वह कहता है तथा करता कुछ और है, उसके मनमाने फैसलों को कोई रोकने वाला नहीं होता। तो ये कहता तो कुछ और है, पर कर कुछ और देते हैं। और मैंने आपको क्या बोला था, राजतंत्रीय सरकार में राजा फिर भी विचार विमर्श करता है, पर तानाशाही किसी से नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मनमानी करता है। वही बात ये बोल रहा है कि उसके मनमाने, जो उसके मन में आता है वही फैसले करता है, और कोई उसको रोकने वाला नहीं। लोकप्रिय चेहरा प्रस्तुत करता है, किंतु उसके पीछे उसके नजदीकी तथा पारिवारिक आदमियों की एक फौज होती है। अब क्या होता है, मान लो वहां पे वो चुनाव भी करवा दे, तानाशाही इंसान है, वो चुनाव भी करवा दे या और भी करवा ले, तो वो क्या अपने जो बिल्कुल जो माने जाने चेहरे हैं उनको उतार देता है, पर उसके पीछे भी उसकी मंशा बहुत गलत होती है। उसके जान पहचान के लोग ही होते हैं जो उस जैसे ही होते हैं। ये लोगों पर अत्याचार करते हैं तथा उनका शोषण करते हैं, ठीक है। और वो लोग जो है उनको भाई भेजा है, मान लो वो चुनाव भी नहीं करवा रहा है और लोगों को, किसी के लोगों के बीच में भेज रहा है, अपने लोगों को, पारिवारिक लोगों को भेज रहा है, तो फिर वो शोषण करते हैं, अत्याचार करते हैं लोगों पे। यही क्या होता है, एक तानाशाह का काम होता है। इसी के साथ जो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है वो कंप्लीट हो चुका है। आपको अगर इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। बाकी अच्छा लगा हो तो आप ताबड़तोड़ कमेंट कर दीजिएगा कि मनीष सर अब हम हो चुके हैं तैयार और हमें होने लगा है सामाजिक विज्ञान से प्यार। आप भी जैसे खबर आग की तरह फैलती है, आप भी अपने चैनल को, हमारे सभी वीडियोस को आग की तरह सब तक पहुंचा दो। अपने चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और घरों में रहो, सुरक्षित रहो। थैंक यू सो मच।